नमस्कार साथियों, आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे इकोनॉमिक्स के यूनिट नंबर 1 से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस के बारे में। बीए सेकंड सेमेस्टर में अगर आप हैं तो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत के बारे में पढ़ना है। यानी इसमें आपको जो है व्यापक अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ना होता है। प्रथम सेमेस्टर में आप लोगों ने सूक्ष्म अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ा था, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ा था। आप समष्टि पढ़ना है आपको, यानी कि प्रथम सेमेस्टर में आपने माइक्रो पढ़ा था, अब आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में जानना है। ठीक है, तो आइए हम तमाम प्रश्नों को समझते हैं जो कि पिछले 2-3 वर्षों में परीक्षा में पूछे गए विभिन्न विश्वविद्यालयों में, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इकाई नंबर 1 में हमने आपको बताया था सिलेबस में कि समष्टि अर्थशास्त्र क्लासिकल स्कूल के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए हम एक एक प्रश्नों को जो है बारीकी के साथ जानने का प्रयास करते हैं। एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन होंगे ये, ठीक है, और बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को आपको बताने का प्रयास रहेगा। सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए मैं लगातार लाता रहता हूँ। ठीक है, चले पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि किसी एक देश, प्रश्न क्या है, किसी एक देश का श्रम तथा पूंजी उसके प्राकृतिक साधनों पर क्रियाशील होकर के प्रतिवर्ष भौतिक और अभौतिक वस्तुओं का एक शुद्ध योगफल पैदा करता है। ठीक है, क्या किसी देश का श्रम और पूंजी, श्रम माने मेहनत, पूंजी माने रुपया पैसा, उसके प्राकृतिक साधन जैसे कोयला, खदानें तमाम सारी, वो सब, जलवायु, ऐसे तमाम प्रकार चीज़ें, तो प्राकृतिक साधनों पर क्रियाशील होती हैं। क्या श्रम और पूंजी उन प्राकृतिक साधनों पर हम लगाते हैं होकर प्रतिवर्ष भौतिक और अभौतिक वस्तुओं, भौतिक वस्तुएं वे जो हमको दिखती हैं, अभौतिक वस्तुएं वे जो हमको नहीं दिखती हैं, का एक शुद्ध योगफल पैदा करते हैं। भौतिक और अभौतिक वस्तुओं का एक शुद्ध योगफल पैदा करते हैं किसके द्वारा? प्राकृतिक साधनों पर क्रियाशील करके। किसको क्रियाशील करके? श्रम और पूंजी के द्वारा। ठीक है, जिसमें सभी प्रकार की सेवाएं सम्मिलित होती हैं। यही उस देश की वास्तविक शुद्ध वार्षिक आय या देश का राजस्व या राष्ट्रीय लाभांश होता है, या राष्ट्रीय आय होता है। राष्ट्रीय आय को राष्ट्रीय लाभांश भी कहा जाता है। राष्ट्रीय आय की उपयुक्त परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? यह परिभाषा किस विद्वान ने दी बेटा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो प्रोफेसर मार्शल साहब ने इस परिभाषा को दिया। किसने दिया है? प्रोफेसर मार्शल की यह परिभाषा है। बड़ी ज़बरदस्त परिभाषा मार्शल साहब ने दी है। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से मार्शल की परिभाषा बड़ी ज़बरदस्त है। दूसरा प्रश्न आप देखेंगे, राष्ट्रीय आय समाज की वस्तुपरक आय का वह भाग है जो मुद्रा में मापा जा सकता है और इससे विदेशों से प्राप्त आय भी सम्मिलित होती है। यानी राष्ट्रीय आय में विदेशों से प्राप्त जो आय होती है, विदेशी जो मुद्रा, जो हमारे देश के लोग विदेशों में रह करके या विदेशों में कंपनियां जो हमारी जा करके काम कर रही हैं, उनसे प्राप्त आय भी शामिल होती है। राष्ट्रीय समाज की वस्तुपरक आय का एक भाग है जो मुद्रा में मापा जाता है। ठीक है, और विदेशों से प्राप्त आय भी इसमें सम्मिलित करी जाती है। यह परिभाषा दी है किसने? यह परिभाषा दी है प्रोफेसर पीगू साहब ने। किसने दी है? पीगू। बड़े अच्छे अर्थशास्त्री हैं पीगू, मार्शल, कीन्स, ठीक है, फिशर, ये सब बड़े अच्छे अर्थशास्त्रियों में इनका नाम आता है। ध्यान रखेंगे, परिभाषा बड़ी अच्छी है, प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है ये। अगला प्रश्न, बिक्री प्लस अंतिम स्टॉक माइनस आरंभिक स्टॉक माइनस मध्यवर्ती लागतें इज इक्वल टू क्या होगा? उत्पादन का मूल्य, सकल मूल्य वृद्धि, शुद्ध मूल्य वृद्धि, या उत्पादन शुद्ध व्यय। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, बिक्री प्लस अंतिम स्टॉक में से जब हम प्रारंभिक स्टॉक और मध्यवर्ती लागतें सब घटाते हैं तो हमको मूल्य वृद्धि, सकल मूल्य वृद्धि प्राप्त होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या लग जाएगा? बी ऑप्शन। परीक्षा में प्रश्न आया हुआ, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, उत्पादन मूल्य के लिए सही अभिव्यक्ति होगी। उत्पादन मूल्य के लिए उत्पादन मूल्य के लिए सही अभिव्यक्ति इनमें से कौन सी है? बिक्री प्लस अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक। बिक्री और अंतिम स्टॉक को जोड़ करके प्रारंभिक स्टॉक को उसमें से घटा देते हैं, तब हमको उत्पादन मूल्य के लिए सही अभिव्यक्ति प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। जिन बच्चों ने डी लगाया उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न का अवलोकन कीजिए। इनमें से आपको ऑप्शंस नीचे यहाँ पर दिए गए, ए बी, ये और वो। ठीक है, अब इनमें से आपको पता करना है कि इसको देखना है आपको। कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति कौन सा घरेलू साधन आय, मतलब कि घरेलू साधन आय में शामिल होती है? इनमें से कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति, परिचालन अधिशेष, स्वयं रोजगार में नियुक्त की मिश्रित आय, या फिर आय साधन लागत पर जीडीपी में? बताएं। इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, तीनों। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे।
छठा क्वेश्चन आप सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। छठवां क्वेश्चन आ चुका भैया। प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग किस क्षेत्र से आता है? भारत का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय आय होता है वो किस क्षेत्र से आता है भाई? वो आता है आपका तृतीयक क्षेत्र से। तृतीयक क्षेत्र जिसमें उद्योग शामिल होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने में सबसे बड़ी कठिनाई क्या है? भारत में राष्ट्रीय आय का सही अनुमान लगाने में सबसे बड़ी जो कठिनाई आती है, देखिए बचतों की न्यूनता, मुद्रास्फीति, अल्परोजगार, ये सब आप लगा सकते हैं, लेकिन अमौद्रिक उपयोग ये सबसे बड़ी कठिनाई होती है। जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं, अनुमान लगाते हैं, तो उसमें अमौद्रिक उपभोग जो होता है वो एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे समस्या पैदा करता है राष्ट्रीय आय को की गणना करने में। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना किस वर्ष हुई भैया? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना हुई थी 1949 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न, निम्न देशों में से सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला देश, प्रति व्यक्ति यानी प्रति कैपिटा इनकम सबसे कम किस देश की है? थाईलैंड, मॉरिशस, पाकिस्तान या फिर भारत? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो इनमें से जो है निम्न देशों में से सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला देश, सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला देश कौन सा है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? सभी लोग बताएंगे। सभी लोग इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे। जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो को, सभी लोग इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। बताएं भाई, प्रश्न क्या पूछा गया है आपसे? प्रश्न पूछा गया कि निम्न देशों में से जिनमें से 4 देशों का नाम है, सबसे प्रति व्यक्ति कम वाला देश कौन सा है? बताएं, बताने का प्रयास करें। सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला देश, भारत, पाकिस्तान, थाईलैंड या मॉरिशस? बताने का प्रयास करें। दो 2023-24 में देखिए तो भारत की प्रति व्यक्ति आय जो है 2.12 लाख रुपये, मतलब 2.12 लाख रुपए रही है, ठीक है। पाकिस्तान की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? देखिए प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, जनसंख्या जो कि कम होती है, तो इस वजह से उन लोगों की प्रति व्यक्ति आय ठीक ठाक होती है। तो यहाँ पर इनमें से भारत में प्रति व्यक्ति आय जो थी पहले कम थी, लेकिन अब जो है इसका एग्जैक्ट आंसर जो है वास्तविक तरीके से आप देखिए भारत पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में जनसंख्या कम है, इस वजह से वहाँ पर चूँकि अपने यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है और उस हिसाब से प्रति व्यक्ति आय अपने यहाँ की कम होगी थोड़ा सा। चले 2 लाख रुपये एक व्यक्ति एक साल में कमाता है, इतना लगभग में, मतलब वो सभी लोग नहीं कमाते हैं। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन में निम्न में से कौन सी एक समस्या नहीं है? बताएं, राष्ट्रीय आय के आकलन में एक समस्या कौन सी नहीं है? भारत में उद्योगों का कम विकास, भारत में एक बहुत बड़े क्षेत्र का गैर मौद्रीकृत होना, भारत में काले धन की विशाल मात्रा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आर्थिक गतिविधियों से संबंधित आंकड़े की अपर्याप्तता। देखिए भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन में निम्न में से कौन सी एक समस्या है? तो होगा भारत में काले धन की विशाल मात्रा। यहाँ पर नहीं लिख गया है, ठीक है, हटा दीजिए। अगला क्वेश्चन, समष्टि अर्थशास्त्र की उत्पत्ति ग्रीक शब्द किससे ली गई है? बताएं, समष्टि अर्थशास्त्र तो ये ली गई है मैक्रोज शब्द से। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। समष्टि अर्थशास्त्र के प्रकार हैं। समष्टि अर्थशास्त्र आप देखते हैं स्थितिक समष्टि अर्थशास्त्र, प्रावैगिक समष्टि अर्थशास्त्र, तुलनात्मक और स्थितिक समष्टि अर्थशास्त्र, ये सब होते हैं उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 13 नंबर देखेंगे। प्रश्न, समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं क्या है?
समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं हैं, यहाँ पर ताएं है लिखा हुआ है, यानी पहले से आपको पता चल गया कि ये प्रश्न आपका क्या है। ये प्रश्न आपका जो है कैसा बताया जा रहा है, ये प्रश्न में आपको बहुवचन संज्ञा है, यानी कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में एक उपयुक्त सभी ऑप्शन मिलेगा और ऐसे में डी ऑप्शन आप लगा दीजिएगा। कहने का मतलब मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएँ तो उसमें हमेशा डी ऑप्शन ही लगता है, चूँकि विशेषताएं हैं, लाभ है, हानि है, कारण है, परिणाम, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं, प्रकार या किसी ने समर्थन किया, तो ऐसे में डी ऑप्शन ही होता है। तो समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताओं में अर्थव्यवस्था का कार्यक्रम समझने में सहायक है, आर्थिक नीति के निर्धारण करने में सहायक है समष्टि अर्थशास्त्र, और आर्थिक नियोजन में भी सहायता देता है। समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है किसका? समष्टि अर्थशास्त्र कुल रोजगार, राष्ट्रीय आय और कुल निवेश, इन सभी का अध्ययन करता है। उपरोक्त सभी का अध्ययन करने के लिए जाना जाता है। आगे देखते 15वां क्वेश्चन। समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य राष्ट्रीय आय का विश्लेषण करना है, बताएं। प्रश्न, समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य मतलब उद्देश्य या मुख्य यंत्र राष्ट्रीय आय का विश्लेषण करना है। यह परिभाषा किसने दी है? तो प्रोफेसर शुल्ज ने दी है परिभाषा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। मैक्रो शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? मैक्रो शब्द की उत्पत्ति किससे हुई, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो मैक्रो शब्द की उत्पत्ति की अगर बात की जाए तो मिक्रोज शब्द से हुई, माइक्रोज शब्द से, ठीक है। मैक्रोज जिसको आप कह सकते हैं, मैक्रोज शब्द आपका, ठीक है, मैक्रोज, बी ऑप्शन। आर्थिक अध्ययन के क्षेत्र में सूक्ष्म और व्यापक शब्द का प्रयोग किसने किया? तो रैगनर फ्रिश ने किया था। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक व्यापक अर्थशास्त्र के जन्मदाता, आधुनिक मैक्रो इकोनॉमिक्स के जन्मदाता कौन है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो प्रोफेसर माल्थस जो हैं ये हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। और माइक्रो इकोनॉमिक्स के तो आपके वही हैं, क्या नाम है, एडम स्मिथ, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक, अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं वो। व्यक्तिगत अर्थशास्त्र व्यक्तियों के सुपरिभाषित समूहों के आर्थिक कार्यों का अध्ययन है। यह कथन किसका है? इस कथन को किसने कहा था भैया? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो हेंडरसन क्वांट ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। सूक्ष्म अर्थशास्त्र को सूक्ष्म अध्ययन किस अर्थशास्त्री ने कहा? सूक्ष्म अर्थशास्त्र को सूक्ष्म अध्ययन डाब ने कहा, प्रोफेसर डाब। अगला प्रश्न, व्यापक अर्थशास्त्र का अध्ययन करता है, समूहों का अध्ययन करता है व्यापक अर्थशास्त्र, ठीक है। किसका अध्ययन करता है? समूहों का अध्ययन करता है। अगला प्रश्न, मूल सिद्धांत सूक्ष्म अर्थशास्त्र का मुख्य तंत्र है। यह कथन किसका है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। मूल्य सिद्धांत सूक्ष्म अर्थशास्त्र का तंत्र है, प्रोफेसर शुल्ज का एक कथन था। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा दीजिएगा। आगे बढ़ते 23 नंबर, व्यक्तिगत अर्थशास्त्र को कूसो की अर्थव्यवस्था कह करके किस अर्थशास्त्री ने संबंधित किया? कूसो की अर्थव्यवस्था किसने कहा व्यष्टिगत अर्थशास्त्र को? व्यष्टि माने कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को? तो प्रोफेसर जेके मेहता ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न, रैगनर फ्रिश ने सूक्ष्म और व्यापक शब्द का प्रयोग किया। रैगनर ने सूक्ष्म और व्यापक शब्दों का प्रयोग कब किया? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इन्होंने कब किया था भैया? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आ चुका है, बताइए। रैगनर फ्रिश ने सूक्ष्म और व्यापक शब्द का प्रयोग कब किया? 1933 में, यानी 1933 में किया इस शब्द का प्रयोग। ऑप्शन नंबर 1933 सी ऑप्शन। जर्नल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंडेक्स एंड मनी पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक बड़ी फेमस है, प्रोफेसर कीन्स की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जर्नल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंडेक्स एंड मनी पुस्तक के लेखक कौन है? प्रोफेसर कीन्स हैं। ध्यान रखेंगे इस बात को। अगर आपको इन सभी का पीडीएफ प्राप्त करना, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको एसएमएस करना है 9161 93 60 62 पर, ठीक है। और ये आपको बता दूं कि इस पर आपको एसएमएस क्या करना है, अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम करके आपको भेज देने हैं। आपके लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई है। आपके लिए क्या क्या व्यवस्था करी गई है, इसमें आपको क्या क्या मिलेगा भाई? इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? इसमें आपको क्या क्या मिलेगा भाई? इसमें आपको जैसे आपके पास एक स्कैनर भेजा जाएगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपीज़ पेमेंट कर देना होगा। उसके अंदर जैसे ये जो क्लास चली यूनिट नंबर 1 के, ऐसे यूनिट नंबर 2 3 4 इस तरीके से क्लासेस आएंगी, तो उन सभी का पीडीएफ भी आपको मिलता रहेगा, ठीक है। पीडीएफ भी आपको मिलता रहेगा। इससे क्या होगा, इसके अलावा आपका जब लिखित मॉडल पेपर आएगा तो लिखित मॉडल पेपर की भी पीडीएफ आपको मिलेगी, यानी कि बढ़िया तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। उसमें कोई दो राय नहीं है, आसानी चीज़ें आपको समझ में भी आएंगी।
एक सब्जेक्ट की नहीं बल्कि ऐसे इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी, संस्कृत, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा सभी की क्लासेस आपको मिलेंगी, सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। यानी 3 मेजर सब्जेक्ट, एक माइनर, एक को करिकुलर, सभी की तैयारी आपकी हो जाएगी मात्र 100 रुपीज़ में। आप किसी दूसरे से भी पेमेंट करवा सकते हैं। तो जिसको भी जुड़ना है फटाफट से जुड़ जाइएगा, बहुत ही बेहतर तरीके से आपकी तैयारी होने वाली है, ठीक है। तो समस्त बच्चों से निवेदन है कि जितने जल्दी जुड़ेंगे उतना आपका ही फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। क्लासेस शुरू हो चुकी हैं सभी सब्जेक्ट की, जिनको भी जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं, फटाफट से SMS करके जुड़ जाएँ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 26 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न, सूक्ष्म अर्थशास्त्र को विकसित करने का प्रारंभिक श्रेय किसको जाता है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र को विकसित करने का जो प्रारंभिक श्रेय जाता है यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स को एडम स्मिथ को जाता है। एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन, बड़ी फेमस पुस्तक है। और वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ ही अर्थशास्त्र के जनक भी माने जाते हैं। तो यानी कि ये फादर ऑफ इकोनॉमी भी है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, या समष्टि व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक भी कहे जाते हैं। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध है साधनों के आवंटन और कुशलता से। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, समष्टिगत अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र का वह भाग है जो प्रणाली का महासमूहों और औसतों का अध्ययन करता है। समष्टिगत अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र का वह भाग है जो प्रणाली का महासमूहों और औसतों का अध्ययन करता है। यह कथन कहा था प्रोफेसर बोल्डिंग महोदय ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखें। व्यापक अर्थशास्त्र आर्थिक घटनाओं का बृहत रूप से अध्ययन करता है। व्यापक अर्थशास्त्र जो होता है, जो आर्थिक घटनाएं होती हैं उनका एक बड़े स्तर पर व्यापक तरीके से अध्ययन करता है। इस बात को प्रोफेसर हक्सले या प्रोफेसर एक्सले महोदय ने कहा था। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 30वां क्वेश्चन आप सभी लोग देखेंगे। प्रश्न आपका, अर्थव्यवस्था में या अर्थशास्त्र में सर्वप्रथम स्थितिक और प्रावेगिक शब्दों का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? बताएं। अर्थशास्त्र में सर्वप्रथम स्थितिक और प्रावेगिक शब्दों का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो SC पीगू के द्वारा किया गया था, प्रोफेसर पीगू। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न परीक्षा में आया हुआ ये वाला। व्यापक अर्थशास्त्र का सबसे बड़ा दोष क्या है? समग्रतात्मक चल की संरचना का ज्ञान ना होने से भ्रम मतलब कि भ्रमात्मक निष्कर्ष निकलते हैं। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा दोष इसका यही है कि यहाँ पर क्या होता है कि जो बड़ा विशाल क्षेत्र के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसका एक एग्जैक्ट जानकारी हमको नहीं मिल पाती है। समग्रात्मक चल स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं होता है। समष्टि के चलों का माप संभव नहीं होता है। इनका उपयोग सीमित होता है। यानी ये सब तो ठीक बातें हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यही है, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न, व्यष्टिपरक विश्लेषण को कहते हैं। व्यष्टिपरक विश्लेषण को क्या कहते हैं? व्यष्टिपरक विश्लेषण को क्या कहेंगे? समग्रात्मक विश्लेषण, आय विश्लेषण, कीमत सिद्धांत या फिर सामान्य अर्थशास्त्र। तो इसको क्या बोलेंगे? समग्रात्मक विश्लेषण, व्यष्टिपरक अर्थशास्त्र को। ऑप्शन नंबर इसका, एक मिनट, व्यष्टि समष्टि ने व्यष्टि पूछा रहा है तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का विश्लेषण यहाँ पर कीमत सिद्धांत को कहेंगे। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। कीमत निर्धारण करना जो होगा आपका व्यष्टि में आएगा, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में। बाकी सब माइक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट हैं। निम्न में से कौन सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अंग है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अंग है मजदूरी का दर का निर्धारण करना। मजदूरी का दर निर्धारण करना, मजदूरी में क्या, भारत में बेरोजगारी की समस्या, बढ़ती हुई आर्थिक असमानताएं और भारत में बढ़ता हुआ कीमत स्तर, ये सब जो है ये किसका अंग है? ये व्यापक अर्थशास्त्र का अंग है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 34 नंबर क्वेश्चन है। व्यापक अर्थशास्त्र को आय सिद्धांत भी कहते हैं, मांग विश्लेषण भी, या राजस्व भी, या कीमत सिद्धांत। तो आय सिद्धांत कहा जाता है व्यापक अर्थशास्त्र को, जबकि कीमत सिद्धांत कहा जाता है जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र को, छोटे अर्थशास्त्र को, माइक्रो इकोनॉमिक्स को। व्यष्टिपरक विश्लेषण का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है। व्यष्टिपरक विश्लेषण का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण जो होता है वो सीमांत विश्लेषण होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आर्थिक विश्लेषण के लिए वर्तमान में अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र को कितने भागों में बांटा गया है? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला सभी लोग बताइएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। बताएं, आर्थिक विश्लेषण के लिए वर्तमान में अर्थशास्त्र को कितने भागों में बांटा गया है? तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी माइक्रो और व्यापक अर्थशास्त्र जिसको माइक्रो कहते हैं, दोनों में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ये दोनों। समष्टि यानी माइक्रो अर्थशास्त्र को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? बताएं, तो प्रोफेसर कीन्स को जाता है, ठीक है। फटाफट से आप बताने का प्रयास। समष्टि अर्थशास्त्र को विकसित करने का श्रेय कीन्स को जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर होगा। समष्टिगत अर्थशास्त्र आर्थिक घटनाओं का बृहत रूप से अध्ययन करता है, किसने कहा? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, परीक्षा में कई बार आया हुआ है। समष्टिगत अर्थशास्त्र आर्थिक घटनाओं का बृहत रूप से अध्ययन करता है,
इसको किसने कहा था? के.ई. बोल्डिंग महोदय ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, 39 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न है आपका, लेक्चर्स ऑन मॉडर्न इकोनॉमिक थियरी, लेक्चर्स ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक थियरी, ये पुस्तक प्रोफेसर जे.के. मेहता की है। भारतीय अर्थशास्त्री हैं प्रोफेसर जे.के. मेहता। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। y बराबर सी प्लस 1 प्लस डेल्टा 1 ये मापक है किसका? ये तुलनात्मक समष्टि स्थितिक में साम्य की मापक है, समष्टि स्थितिक है, या फिर दोनों, या ये उपरोक्त तो सभी इसका करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 41 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न, जर्नल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंडेक्स एंड मनी, ये पुस्तक कब प्रकाशित हुई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, सभी लोग बताइएगा। जर्नल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंडेक्स एंड मनी पुस्तक के लेखक कौन है और कब प्रकाशित हुई पुस्तक? ये पुस्तक बेटा किसकी है? ये जे.एम. कीन्स की है, जिसको जॉन मेनार्ड कीन्स की पुस्तक है, ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं ये। 1936 ईस्वी में ये पुस्तक प्रकाशित हुई है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। यह किताब जो है अर्थशास्त्र के इतिहास की सबसे अहम किताबों में से एक मानी जाती है, और इस किताब को आधुनिक माइक्रो इकोनॉमिक्स की शब्दावली और आकार विकसित करने का श्रेय जाता है। इस किताब को महामंदी की प्रतिक्रिया के रूप में भी लिखा गया था। और आपको बता दूं कि किताब में कीन्स ने शास्त्रीय आर्थिक सिद्धांतों का खंडन किया जो पहले से चले आ रहे थे। ठीक है, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से इस पुस्तक को बताया। तो 1936 में इसका प्रकाशन हुआ है, प्रोफेसर कीन्स की पुस्तक है। ठीक है, जॉन मेनार्ड कीन्स। आर्थिक समष्टि भाव के प्रकार हैं। आर्थिक समष्टि भाव में स्थितिक, प्रावैगिक और तुलनात्मक व्यापक स्थितिकी, ये तीनों। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। प्रावैगिकी विधि का विकास किस अर्थशास्त्री के द्वारा किया गया? बताएं। प्रावैगिकी विधि का विकास किस अर्थशास्त्री के द्वारा किया गया? रॉबर्टसन, प्रोफेसर हिस्क, या फिर टिनवर्जन, या फिर उपरोक्त सभी? राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। सरकारें निश्चय ही जनसमूहों से व्यवहार करती हैं, यह कथन किसका है? बताएं, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। सरकारें निश्चय ही जनसमूहों से व्यवहार करती हैं, यह कथन था प्रोफेसर के बोल्डिंग का। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 45 नंबर, एक भारी निर्धारण वाला जहाज संतुलन में रहता है, किसने कहा था? एक भारी मतलब एक जो है, क्या बोला प्रश्न, क्या कह रहा है आपसे? प्रश्न कह रहा है कि एक भारी निर्धारण वाला जहाज संतुलन में रहता है, ये प्रोफेसर पीगू ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 46 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न, एक अंडा जो अपने एक सिरे पर संतुलित कर दिया गया है, बिल्कुल थोड़ा सा हिल जाने से गिर पड़ेगा और लंबाई के रुख लेट जाएगा, यह कथन समष्टि संतुलन के विषय में किसने कहा था? तो प्रोफेसर मार्शल ने बात कही थी। प्रश्न पिछली बार आया हुआ प्रश्न में आपसे मतलब कि एग्जाम में डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जब आर्थिक संतुलन किन्हीं कारणों से भंग हो जाता है परंतु पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है तो इसे अस्थिर साम्य कहते हैं। यह भी प्रश्न परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। जब आर्थिक संतुलन किन्हीं कारणों से भंग हो जाता है परंतु पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है, इसे अस्थिर साम्य कहा जाता है। ये कथन किसका है? तो प्रोफेसर सीनीडर का है ये कथन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, आंशिक साम्य वह साम्य है जो सीमित आंकड़ों पर आधारित होता है और इसका एक अच्छा उदाहरण होता है जैसे किसी एक वस्तु की कीमत है जबकि विश्लेषण काल में अन्य सभी वस्तुओं की कीमतें यथास्थिर मान ली जाती हैं एक वस्तु की कीमत के आधार। प्रोफेसर स्टिगलर महोदय ने ऐसा कहा था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका 49 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सामान्य साम्य के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, यह कथन किसका है? यह कथन प्रोफेसर स्टिगलर महोदय ने कहा था क्या कि सामान्य साम्य के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। प्रोफेसर स्टिगलर, परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, एक प्याले में पड़ी हुई 3 गेंदों का साम्य प्याला के आकार एवं गेंदों के आकार पर ही डिपेंड नहीं करता बल्कि अन्य 2 गेंदों की स्थिति पर भी निर्भर करता है। इस बात को प्रोफेसर बोल्डिंग ने बड़े अच्छे तरीके से समझाया था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 51 नंबर, अर्थशास्त्र अन्य नाम से भी पुकारा जाता है। अर्थशास्त्र को हम रोजगार और आय के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन न करके उनका सामूहिक रूप से अध्ययन करता है।
तो व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या करता है, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन न करके उनका सामूहिक रूप से अध्ययन करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यह कथन किसका है कि स्थितिक अर्थशास्त्र के सिद्धांत का वह भाग है जिसमें तिथीकरण की आवश्यकता नहीं है। तो ये J.R. हिक्स ने कहा था, प्रोफेसर हिक्स ने, कि स्थितिक अर्थशास्त्र के सिद्धांत का एक भाग है जिसमें तिथीकरण की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती। समष्टिगत अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के कार्यकरण से संबंधित है, इस बात को प्रोफेसर सेबिरा ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न, समष्टि अर्थशास्त्र के मुख्य मुद्दे क्या हैं, बताएं। समष्टि अर्थशास्त्र के मुख्य मुद्दे क्या हैं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो समष्टि अर्थशास्त्र के मुख्य मुद्दों में जैसे क्या होता है, मुद्रास्फीति व अवस्फीति, हमने सिलेबस डिस्कशन के दौरान ही बताया था। तो समष्टि अर्थशास्त्र में मुद्रास्फीति और अवस्फीति तो पढ़ते ही हैं, इसके अलावा रोजगार क्या है और आय के बारे में भी पढ़ते हैं। व्यापार संतुलन या व्यापार चक्र के बारे में पढ़ने, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे उपरोक्त सभी मुद्दे समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम लोग जानते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। क्लियर। अगला प्रश्न, समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषता नहीं है इनमें से परस्पर निर्भरता, आय सिद्धांत या मुद्रा सिद्धांत। तो मुद्रा सिद्धांत जो है ये समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषता नहीं है। व्यापक अर्थशास्त्र संबंधित नहीं है, व्यापक अर्थशास्त्र आर्थिक उतार चढ़ाव संबंधित नहीं है, बाकी सहकारी से। एक मिनट, प्रश्न क्या है आपका, प्रश्न व्यापक अर्थशास्त्र जो है संबंधित नहीं बेरोजगार से, आर्थिक व्यापार से, आर्थिक उतार चढ़ाव से या सहकारी से। तो ये एक प्रकार से किससे नहीं, सहकारी से नहीं संबंधित है, बाकी सभी संबंधित है। अगला प्रश्न, समष्टि प्रावैगिकी चरों की निरंतर गतिविधि मतलब गतियों का परिवर्तन की दरों की विवेचना करती है, यह कथन किसका है। समष्टि प्रावैगिकी चरों की निरंतर गतियों या परिवर्तन की दरों की विवेचना करती है, इस कथन को कहा था कुरिहारा महोदय ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, समष्टि अर्थशास्त्र कुल संबंधों का अध्ययन करता है, समष्टि अर्थशास्त्र कुल संबंधों का अध्ययन करता है, चेम्बरलेन ने कहा था, चेम्बरलेन। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन से सब आ रहे हैं, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है आपके। आगे देखिएगा, 60 नंबर क्वेश्चन से समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं नहीं है। समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं नहीं है, समूहों के माप की कठिनाई सीमा है, परिवर्तनशील समूहों की अपेक्षाएं महत्वपूर्ण नहीं है, ये भी सीमा, समूह में एक रूपता का अभाव, ये भी एक सीमा है, जबकि व्यक्तिगत तथ्यों का विशेषीकरण ये इसकी सीमा नहीं है। अगला प्रश्न, समष्टि अर्थशास्त्र की आवश्यकता है, समष्टि अर्थशास्त्र की आवश्यकता है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र के लिए उपयोगी है, सार्वजनिक नीति का निर्धारण करने के लिए जरूरी है, आर्थिक विकास और मापदंड को निर्धारित करने के लिए भी समष्टि अर्थशास्त्र की जरूरत पड़ती है, यानी कि आवश्यकता है इन सभी के लिए। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा देंगे उपरोक्त तो सभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, समष्टि अर्थशास्त्र को भी कहा जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र को आय और रोजगार का सिद्धांत या आय विश्लेषण का सिद्धांत या फिर दोनों कह सकते हैं, यानी कि ये भी लग सकता है ऑप्शन में, ये भी लग सकता है, दोनों लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, 63 नंबर देखेंगे। प्रश्न, समष्टि अर्थशास्त्र निम्न समस्याओं का अध्ययन करता है, किन समस्याओं का। देखिए, बेरोजगारी का, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का और मुद्रास्फीति का, इन सभी का अध्ययन करता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत परिवारों की, व्यक्तिगत उद्योगों की और व्यक्तिगत कंपनियों की अध्ययन करते हैं उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, आर्थिक प्रावैगिकी पहले और बाद की घटनाओं के संबंध में आर्थिक स्थितियों का अध्ययन करता है, यह कथन किसका है। आर्थिक प्रावैगिकी पहले और बाद की घटनाओं के संबंध में आर्थिक स्थितियों का अध्ययन है, ये बात कही थी प्रोफेसर बामल ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। समष्टि अर्थशास्त्र की एक विषय वस्तु है, समष्टि अर्थशास्त्र की एक विषय वस्तु इनमें से देखिए कीमत निर्धारण, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 67 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न, सामूहिक अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है कुल उत्पादन का, कुल बचत और कुल निवेश का, कुल उपयोग का, सभी का अध्ययन किया जाता है। सामूहिक अर्थशास्त्र में इन सभी का अध्ययन करते हैं उपरोक्त सभी। लास्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक समष्टि भाव व्यक्तिगत मात्राओं से नहीं बल्कि इन मात्राओं के समूह से व्यवहार करता है, समूह में व्यवहार करना होता है। या व्यक्तिगत आय से नहीं बल्कि राष्ट्रीय आय, व्यक्तिगत कीमत से नहीं बल्कि कीमत स्तर से, व्यक्तिगत उत्पादन से नहीं बल्कि राष्ट्रीय उत्पादन से संबंधित होता है। ठीक है, यह परिभाषा किस अर्थशास्त्री की है, तो यह परिभाषा प्रोफेसर बोर्डिंग की है, बोर्डिंग की, प्रोफेसर के बोर्डिंग। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से आप लोगों ने कई सारे प्रश्नों को, लगभग 68 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को समझ लिया। और इससे पहले मैंने सिलेबस डिस्कशन किया, सिलेबस वाला वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा। सिलेबस में मैंने आपको यूनिट नंबर 1 बताया था, तो आज इकाई नंबर 1 से बनने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हमने देखा।
अब अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम इकाई नंबर 2 से बनने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस तरीके से आएगा वीडियो। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बना रखेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स की इकाई संख्या 1 की क्लास आज थी, जो कि आप लोगों ने देखा। बड़े आसानी से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया, और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके हर एक सब्जेक्ट के लगातार आते रहते, तो आप सभी लोग तैयारी जो है बड़े बेहतर तरीके से कर पाएंगे, अगर आपने शुक्ला स्टडी पॉइंट के साथ जुड़ा है, आप जुड़े हैं आप तो। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।